नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। युगांडा के कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी। एक अमेरिकी पत्रकार पर आरोप था कि उसने युगांडा में रह रहे एशियाई लोगों का इंटरव्यू लेकर देश को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन चीफ जस्टिस सरकार की इस दलील से सहमत नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने 5 मिनट का ब्रेक लिया और एक फोन मिलाया। दूसरी ओर से आवाज आई, मिस्टर चीफ जस्टिस, मुझे मालूम है कि आप क्या फैसला सुनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको अपना फैसला बदलना होगा। उस पत्रकार के खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं है, फिर भी आपको उसे दोषी करार देना होगा। लेकिन यह कानून के खिलाफ होगा मिस्टर प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ने कहा। यहां कानून भी मेरा है और फैसला भी मेरा, दूसरी ओर से तुरंत जवाब आया। यह सुनते ही चीफ जस्टिस ने फोन रखा और फैसला सुनाने के लिए कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। कुछ देर उन्होंने सोचा और फिर कहा कि सरकार की ओर से दी गई ये दलील कि पत्रकार युगांडा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, बचकाना लगती है। ये साबित करने के लिए ना तो आपके पास सबूत हैं और ना ही गवाह। इसलिए कोर्ट अमेरिकी पत्रकार के खिलाफ लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए उन्हें रिहा करती है। इस आदेश के तुरंत बाद युगांडा में रह रहे गुंडों के पास एक फोन आया। कुछ देर बाद एक गाड़ी कोर्ट के कैंपस में दाखिल हुई और चीफ जस्टिस को सबके सामने अगवा करके वहां खड़े लोगों को धमकी दी कि अगर किसी ने भी जुबान खोली तो उनका भी यही हश्र होगा। अपहरण के 2 दिन बाद ही चीफ जस्टिस की हत्या की खबर आई। एक सुनसान रोड पर उनकी लाश पड़ी मिली थी। लाश को जब मुर्दा घर लाया गया तो कमरे के अंदर 6 फीट 4 इंच लंबा एक आदमी दाखिल हुआ। उसने सभी को बाहर जाने के लिए कहा और कमरे में खुद पागलों की तरह अकेले हंसने लगा। इसके बाद उसने पास में ही पड़े चाकू से चीफ जस्टिस का पेट चीरा और मांस का एक टुकड़ा हाथों में लेते हुए बोला, मेरी बात अगर मान ली होती चीफ जस्टिस तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतना कहते ही उसने उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह में रखा और चबाना शुरू कर दिया। ये वही शख्स था जिसे चीफ जस्टिस मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर बुला रहे थे। ये था युगांडा का प्रेसिडेंट ईदी अमीन। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज तक रेडियो पर नामी गिरामी में आज कहानी युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की, जिसके लिए कहा जाता है कि वो इंसानी मांस खाता था। I wanted to confirm to you I have liberated my country economically and I am economically strong. I am speaking as a great man who is the conqueror of the British Empire. दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। इसके साथ ही भारत समेत कई देश अंग्रेज की गिरफ्त से आजाद होने वाले थे। लेकिन युगांडा अभी भी ब्रिटिश हुकूमत की कैद से बाहर नहीं निकला था। 1946 में युगांडा के लोगों की ब्रिटिश किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में भर्ती होनी शुरू हुई। ईदी अमीन भी इस बटालियन का हिस्सा बना, लेकिन एक बावर्ची के तौर पर। मगर 6 फीट 4 इंच के अमीन ने जल्द ही बॉक्सिंग में अपनी रुचि दिखानी शुरू की और उसकी इस रुचि ने उसे ब्रिटिशर्स की नज़र में ला दिया। 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद अमीन को किंग्स अफ्रीकन राइफल्स की इन्फेंट्री बटालियन में भर्ती करके केन्या भेज दिया गया। मगर 2 साल बाद ही नॉर्दर्न केन्या में केन्या लैंड एंड फ्रीडम आर्मी, जो मऊ मऊ आर्मी के नाम से भी जानी जाती है, उसने ब्रिटिश केन्या कॉलोनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केन्या में तैनात अमीन की बटालियन को तुरंत नॉर्दर्न केन्या रवाना किया गया। स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। नतीजन 1952 में मऊ मऊ रेबेलियंस और ब्रिटिश केन्या कॉलोनी के बीच युद्ध छिड़ गया। अमीन इस युद्ध को अपने उभार के तौर पर देख रहा था। वो किसी भी कीमत पर युद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता था। उसने तय किया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे लोगों को खोज खोज कर मारेगा, और उसने ऐसा ही किया। मऊ मऊ रिबेलियंस के खिलाफ
पूरे केन्या में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसमें सबसे आगे नाम था ईदी अमीन का। लोग उससे खौफ खाने लगे थे। अमीन की इसी बढ़ती शख्सियत ने उसके प्रमोशंस की झड़ी लगा दी। 1952 में उसे सेना में कॉर्पोरल के पद पर प्रमोट किया गया। 1 साल बाद ही वो सेना में सार्जेंट हो गया और 1959 के आते आते उसे वारंट अफसर की पदवी मिल गई। ब्रिटिश आर्मी में ब्लैक अफ्रीकन को दिया जाने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा पद था। केन्या में पिछले 8 सालों से चल रहा युद्ध 1960 में ब्रिटेन की जीत के साथ खत्म हुआ और इसने अमीन के रुतबे को और ज्यादा बढ़ा दिया। 1962 में युगांडा के आज़ाद होते ही उसे इसका इनाम भी मिला। आज़ाद केन्या में उसे कैप्टन और साल भर के अंदर ही आर्मी के मेजर के रूप में चुन लिया गया। मुंबई यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन स्टडीज की प्रोफेसर अपराजिता विश्वास बताती हैं। उगांडा का फ्रीडम के बाद यदि स्वाधीनता आ गया तभी अमीन आर्मी में ही थे एवं मेजर बन गया था। उसके बाद वो कमांडर इन चीफ बन गया था इन 1965। तो अमीन पहले से ही बहुत भ्रष्टाचारी थे। तो जब ही उसको पता चला भ्रष्टाचार में तो गिरफ्तार करने वाले थे, तभी उस उन्हें का अगेंस्ट में खुद ही अटैक कर लिया। साल था 1971 का और महीना था जनवरी का। भारत से 5,500 किलोमीटर दूर युगांडा में एक अंदरूनी लड़ाई दस्तक दे रही थी। युगांडा के राष्ट्रपति मिल्टन ओबैटो उस समय विदेशी दौरे पर थे और उनकी गैर मौजूदगी में ईदी अमीन सेना की मदद से तख्ता पलट करने की योजना बनाने लगा। तय हुआ कि मिल्टन के लोगों को बंदी बनाया जाएगा और अगर किसी ने भी आवाज बुलंद करने की कोशिश की तो उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। भयंकर नरसंहार शुरू हुआ। लोगों को कभी लाइन में खड़ा करके तो कभी पेड़ों से बांधकर गोलियों से भून दिया गया। युगांडा में होती इन्हीं घटनाओं के बीच ईदी ने खुद को देश का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया। I'm a man of few words, but I must say this. Uganda is now a free country. Thank you very much. Ugandans will now be free to discuss everything. Thank you very much. 9 साल पहले अंग्रेजों से आजाद हुए युगांडा की कमान अब एक तानाशाह के हाथ में थी। ईदी ने राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले चुनाव पर बैन लगाया। ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो अंजाम सिर्फ मौत होगा। लेकिन युगांडा के जंगलों में मिल्टन के वफादार ईदी के खिलाफ लामबंद हो रहे थे। वो उसकी नज़र से छिपकर फौज तैयार करने लगे। ना तो उनके पास ढंग के हथियार थे और ना ही लड़ने की सही टेक्निक। बावजूद इसके उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और ईदी की सेना पर हमला करने का फैसला किया। मगर यह फैसला उनके लिए गलत साबित हो गया। ईदी के लोगों को उनकी इस प्लानिंग की भनक लग गई और सभी को बंदी बनाकर ईदी के सामने जब पेश किया गया तो ईदी का केवल एक ही फरमान था, मौत। सब के सब मार दिए गए। ईदी के आने से युगांडा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल चुकी थी। उसके खिलाफ उठ रही आवाजों को चुन चुन कर खामोश किया जाने लगा। युगांडा में लिखी जा रही यह पटकथा कई देशों को रास नहीं आई और वे उसके खिलाफ हो गए। जब भी ईदी अमीन पहले इनिशियली वो आए थे सत्ता में, तभी वो ब्रिटेन और इजराइल उसको समर्थन किया था। तो ब्रिटेन का पसंद नहीं था प्रेसिडेंट मिल्टन ओबैटो का विदेश नीति के लिए उसको समर्थन किया। इजराइल ने समर्थन किया क्योंकि उसको अरब का विरोध करने का था, उगांडा को समर्थन लेके, ईदी अमीन का समर्थन लेके। तो हालांकि अमीन का संबंध खराब हो गया था ब्रिटेन और इजराइल के साथ, बिकॉज उसका बहुत ही लोग था एंड उन्हें दोनों कंट्री में गए थे आर्म्स और एमुनिशन लेने के लिए। उसको ईदी अमीन का मन में था वो तंजानिया को अटैक करने का था। और तभी वो क्या किया, जब इजराइल और ब्रिटेन मना कर दिया उसको मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एमुनिशन देने के लिए, वो फिर अरब का साथ चला गया, अरब कंट्री के साथ फ्रेंडशिप किया। ईदी अमीन की मदद के लिए अब कोई भी देश आगे नहीं आ रहा था। हथियार सौदे को लेकर ब्रिटेन ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और इससे बौखलाए अमीन ने देश में रह रहे ब्रिटिश डिप्लोमेट को 3 दिन के भीतर युगांडा छोड़ देने का आदेश दे दिया। इसके बाद उसने खुद को कॉकर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर घोषित कर दिया। मगर बात अभी और बिगड़ने वाली थी।
युगांडा के मार्केट पर एशियंस का एक छत्र राज था। देश की इकॉनमी उनके सहारे चल रही थी, लेकिन घमंड के नशे में चूर अमीन के गले ये बात उतर नहीं पा रही थी। उसका मानना था कि युगांडा की हर एक संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ युगांडा के लोगों का अधिकार होना चाहिए। युगांडा को उसके लोग चलाएंगे, ना कि बाहर से आकर बसे लोग। उसने तुरंत अपने पीए से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को कहा। कैमरे के सामने आते ही अमीन ने कहा, मैं एशियाई लोगों के नाम एक संदेश देने आया हूं। वो युगांडा में रहकर भी युगांडा के लोगों का भला नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी एक अलग कम्युनिटी बना ली है। युगांडा में रहने के लिए यहाँ के लोगों को अपनाना होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। कल रात मेरे सपने में अल्लाह आए। उन्होंने मुझसे कहा कि युगांडा में रह रहे एशियाई लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाए। मैं 90 दिनों का वक्त देता हूं, सभी एशियाई युगांडा छोड़ दें, और जब देश छोड़ें तो उनके हाथ में 2 बैग के अलावा तीसरा बैग नहीं होना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अमीन के इस ऐलान से परेशान भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत अमीन को फोन मिलाया, फैसला वापस लेने की अपील की, लेकिन अमीन टस से मस नहीं हुआ। अब भारत के पास बस एक विकल्प था, युगांडा के पड़ोसी मुल्क से संपर्क किया जाए ताकि विस्थापित लोगों को कुछ दिनों के लिए ही सही रहने के लिए जगह मिल सके। और इस कड़ी में यूके और कनाडा ने सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाए। युगांडा से लाखों एशियाई अपना घर, अपना कामकाज छोड़कर पलायन करने को मजबूर थे। ये आज़ाद युगांडा में हुआ सबसे पहला और सबसे बड़ा पलायन था, जिसने देश के चेहरे पर हमेशा के लिए कालिख पोत दी। पूरा साल उसका अपना जब भी सत्ता में था, अपने 8 बरस सत्ता में था, और शासनकाल में उन्हें क्रूरता के इतने विभाजन पेश किया जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में बहुत कम ही मिलते हैं। 1972 में उगांडा का तानाशाही इदी अमीन ने उगांडा में बरसों से रहे 60,000 एशिया वासियों को अचानक देश छोड़ देने के आदेश दिया है। तो फलस्वरूप उगांडा का इकोनॉमी में भारी गिरावट आया। तो वो टाइम में एशियन का हाथ में 90% उगांडा देशों का बिजनेस था। वो लोग अकाउंट करते थे, अकाउंटेड 90% ऑफ उगांडा टैक्स रेवेन्यूज। के बाद जो आया, उगांडा का इकोनॉमी बहुत गिर गया। द बिगेस्ट लूजर का एक्सपांशन का था नॉर्थ एशियन। उगांडा लोगों की बहुत ही परेशानी हुआ, क्योंकि सब बिजनेस, सब कुछ, वो लोग का कुछ भी पता नहीं था बिजनेस के बारे में। सब कुछ एशियन लोग ने किया, और एशियन लोग ने तभी से नहीं किया, बहुत दिन से, जब भी वो लोग इंडेंचर लेबर होकर गए थे उधर अफ्रीका में 1860 से, और उसका पहले से जो उधर रहने वाले थे, तभी से वो लोग का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है उगांडा इकोनॉमी में। अमीन की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विपक्ष के लोगों की खुलेआम हत्या हो रही थी, मगर अमीन की सत्ता की भूख है कि शांति होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी नजर अब पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर टिकी थी, और वो उसे युगांडा का हिस्सा बनाने पर अड़ा था। 1978 के आखिरी दिनों में अमीन ने तंजानिया पर हमला बोल दिया। 1 नवंबर को तंजानिया के कगेरा सैलिएंट को उसने युगांडा का हिस्सा घोषित कर दिया। कगेरा सैलिएंट के लोगों को डर था कि युगांडा के बाद अमीन उन्हें अपना शिकार बनाएगा, और उनका डर सच साबित हुआ। कगेरा सैलिएंट गोलियों की आवाज से कांप उठा। अमीन के सिपाही लोगों के घर में घुसते, महिलाओं का बलात्कार करते और फिर उन्हें जान से मार डालते। ये घटनाएं कगेरा सैलिएंट के लिए आम हो चुकी थी। 40,000 लोगों ने पलायन किया और दूसरे प्रांतों में बस गए। तंजानिया के राष्ट्रपति यूलियस न्येरेरे के लिए यह घटना उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठा रही थी। वहीं उनके दोस्त और युगांडा के पूर्व राष्ट्रपति मिल्टन भी अमीन के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जोर दे रहे थे। नतीजन उन्होंने अमीन को जवाब देने का फैसला किया। ये कोल्ड वॉर का दौर था। सोवियत यूनियन के पाले में बैठे तंजानिया को रूस लगातार हथियार सप्लाई कर रहा था। दूसरी ओर कगेरा सैलिएंट फतह कर चुका युगांडा अब दूसरे प्रांत में अपनी पैठ जमाने की फिराक में था। लेकिन तभी तंजानिया की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। सीमा पर खड़े उसके सैनिक युगांडा की सेना को पीछे धकेलने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ पलटने लगा। तंजानिया की सेना पर अमीन की सेना हावी होने लगी, और वजह थी कि सोवियत यूनियन तंजानिया के साथ साथ युगांडा को भी हथियारों की मदद कर रहा था। इस खबर ने सोवियत यूनियन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उस पर अफ्रीका को कंट्रोल करने के आरोप लगने लगे। जब दबाव बढ़ा तो सोवियत यूनियन ने युगांडा पर से अपने हाथ खींच लिए।
अमीन इसके लिए तैयार नहीं था। उसने तुरंत हथियार खरीदने के लिए युगांडा बैंक से फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रिलीज करने को कहा, मगर लगभग कंगाल हो चुके युगांडा के पास अब हथियार खरीदने तक के पैसे नहीं थे। यूएन से भी मदद मांगी गई लेकिन मदद नहीं मिली। थक हार कर उसने युद्ध रोकने का निर्णय लिया। तंजानिया और युगांडा के बीच बैठक हुई। बात बनने ही वाली थी कि तभी अमीन ने शर्त रख दी कि वो युद्ध तभी रोकेगा जब सारे अफ्रीकी देश युगांडा के लिए सहानुभूति दिखाएंगे। कुछ देशों को छोड़कर कोई भी अफ्रीकी देश अमीन की इस शर्त को मानने के लिए राजी नहीं हुआ। इसी बीच अमीन को पता चला कि तंजानिया ने भी फैसला कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। तंजानिया को मालूम था कि युगांडा का तख्ता पलट किए बिना कगेरा सैलिएंट को अमीन के कब्जे से नहीं छुड़ाया जा सकता। नतीजन 21 जनवरी 1979 की रात को तंजानिया की सेना युगांडा में दाखिल हो गई। अमीन ने एक मर्तबा फिर यूएन में गुहार लगाई, लेकिन तंजानिया ने युगांडा में अपने दखल को खारिज कर दिया। दुनिया में अपनी क्रूरता का बखान करने वाले अमीन को अब डर लगने लगा। उसे मालूम था कि कुछ ही महीनों में तंजानिया की सेना युगांडा की राजधानी कंपाला का भी रुख करेगी, और यह हुआ भी। उन्हीं दिनों तंजानिया की प्रेस ने युगांडा के मसाका में लोगों के विद्रोह को लेकर खबर छाप दी। लिखा गया कि मसाका के लोगों ने अमीन की सेना को वहां से हटाकर अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये तंजानिया की ही सेना थी जिसने मसाका को अपने कब्जे में लेकर इसे स्थानीय लोगों का विद्रोह करार दे दिया था। अमीन को अपनी मौत नजदीक आती दिखाई देने लगी। युगांडा के लोग भी तंजानिया के साथ होकर अमीन को गद्दी से उखाड़ फेंकने की बातें करने लगे। इधर तंजानिया की फौज लगातार कंपाला की ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी बीच में लीबिया की फौज ने उनका रास्ता रोक लिया। अमीन के लिए देश छोड़ने का यह सबसे सही मौका था। उसने गद्दाफी से मदद मांगी और युगांडा को छोड़ने का फैसला कर लिया। 11 अप्रैल 1979 वो तारीख थी जब ईदी अमीन हमेशा के लिए युगांडा को छोड़कर चला गया। ये 8 साल की तानाशाही का अंत था, जिसने युगांडा की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। तंजानिया का साथ जब युद्ध हुआ था उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो निर्वासित हुआ, पहले लीबिया में गए थे तो कुछ दिन उधर रहा, उसके बाद वो इराक में गया। अच्छा, उसके सर्वशेष हो गया सऊदी अरबिया और उसके मृत्यु तक उधर ही रहा। 2003 में उसका मृत्यु हुआ। तो समर्थन में कोई आया ही नहीं है। उसका इतना बर्बरता, इतना क्रूरता था। अपने जीवन के आखिरी 24 साल गुमनामी में काटने वाले ईदी अमीन को लेकर दावा यह भी किया जाता है कि उसने 3 लाख लोगों का खून करवाया था। अपनी पत्नी के प्रेमी के सिर को कटवाकर वो एक बंद कमरे में रखता था। उसके घर के बावर्ची बताते थे कि अमीन के फ्रिज में हमेशा 2-3 इंसानों के सिर रखे होते थे, जिसे वो बड़े चाव से खाता था। अमीन पर कई महिलाओं के बलात्कार के आरोप भी लगे। उसे सनकी बताया गया। कहा जाता है कि अगर भविष्य में कभी तानाशाहों की लिस्ट तैयार होगी तो उसमें आदमखोर ईदी अमीन का नाम सबसे ऊपर होगा। फिलहाल नामी गिरामी में बस इतना ही। कैसा लगा आपको यह एपिसोड हमें बताइएगा radio@aajtak.com पर। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अब से आपके फीडबैक को हम अपने शो में भी शामिल करेंगे, तो लिखिएगा ज़रूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने। साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।